नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके या किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। जनरली जब भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात आती है, आपके माइंड में एक थॉट आता होगा, एक विचार बनता होगा या कभी कभी इमेज भी बनता होगा। किसका इमेज? थोड़ा फनी है लेकिन रियलिटी वही है। इमेज बनता है पागल लोगों का, पागलपन का। अगर आपको लगता है कि आप में किसी तरह का इशू है तो आपको लगता है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो आज के समय में साइकोलॉजिकल इशू, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इवन एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसमें वर्ल्ड वाइड बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि हर 7 लोगों में से एक लोगों को सीवियर मेंटल प्रॉब्लम्स का एग्जिस्टेंस देखा गया, पाया गया कि उसमें किसी न किसी प्रकार का एक साइकोलॉजिकल इशू, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको है। ठीक है, तो भाई जानना भी ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे पहचानेंगे। स्टूडेंट लाइफ भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं रहा है कि आपको न हो या आप नहीं फेस कर रहे हो। लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पे ऐसा समय आया होगा जब आप भी कहीं ना कहीं फेस किए होंगे कि आपके साथ कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है। एबनॉर्मल मीन्स कि नॉर्मल नहीं है। अब बात ये आती है कि आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं, आप उसके लिए ना तो बेटर गाइडेंस ले पाएंगे, ना तो आप साइकोथेरेपी ले पाएंगे, ना ही काउंसलिंग ले पाएंगे और ना ही डॉक्टर के पास जा पाएंगे आप। तो इसीलिए पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कब प्रॉब्लम के रूप में आएगा आपके सामने, कब वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको हेल्प लेना पड़े किसी से। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इसी रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमारा जो तैयारीपुर चैनल है वो सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करेगा। ये चैनल फोकस करेगी आपके ओवरऑल जो भी आप तैयारी करते हैं उसमें जो भी परेशानी आती है उसको टारगेट करेगी। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना ही पूरा काम नहीं हो जाता। पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके लाइफ में जो भी स्ट्रेस आ रही हैं, जो टेंशन आ रही हैं, या फिर कभी ऐसा भी आ रहा है कि 3 4 5 दिनों से आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मोटिवेशन की कमी नहीं है, लेकिन किसी न किसी वजह से आप पढ़ना चाह नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है। तो इन जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे इसको हटाएंगे, कैसे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई पे, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। आज इस क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले कि साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती हैं उसको मेंटल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप क्या बोलते हैं? मेंटल प्रॉब्लम भी बोल देते हैं। मेंटल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। आप इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं या फिर साइकोलॉजिकल इलनेस भी बोलते हैं। ठीक है, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, साइकाइट्रिक इलनेस भी बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट में और साइकाइट्रिस्ट में क्या अंतर होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, डायग्नोसिस करेंगे, प्रॉब्लम की डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, ठीक है,
प्रॉब्लम की डायग्नोसिस करेंगे, बट वो प्रॉब्लम के लिए आपको मेडिसिन नहीं देंगे। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोथेरेपी देंगे। ठीक है, वो आपको साइकोथेरेपी देंगे लेकिन मेडिसिन नहीं देंगे। और साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो एमबीबीएस होते हैं, वो आपको मेडिसिन भी क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। और देखिए साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो डायग्नोज नहीं करते हैं। जनरली क्या है कि इंडिया में आप देखेंगे तो जो साइकाइट्रिस्ट हैं वही क्या करते हैं, डायग्नोसिस भी कर देते हैं, वही मेडिसिन भी दे देते हैं। ठीक है, बट अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, आप दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, अलग अलग होते हैं, डिपार्टमेंट अलग होगा। या इंडिया में भी आप अगर देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो भी जैसे आपका निमहैंस है, सीआईपी है, रांची का रिनपास है, तो जब ऐसे आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, और साइकाइट्रिस्ट होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, उस डायग्नोसिस के बेसिस पे मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस था, वो मैंने बताया आपको। साइकोथेरेपी डायग्नोसिस का काम कौन करते हैं, वो करते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पहचानना कैसे है। ठीक है, जनरली आपके 3 डोमेन में अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आती है तब आप उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बताऊं कि देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये जादू तंत्र है या किसी का कह सकते हैं नज़र दोष है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उसी तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जादू टोना है, भूत प्रेत का साया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए चूंकि अवेयरनेस की कमी है, आज भी गाँव में क्या होती है कि जब भी आपको किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसको लोग अवेयरनेस की कमी की वजह से क्या करते हैं, चले जाते हैं ओझा भक्ता तांत्रिक के पास। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, भूत भगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। और आप वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि आप में अवेयरनेस की कमी है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उसी तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई कारण होता है। और वो कारण आपके ब्रेन से हो सकता है, आपके इमोशन से हो सकता है, थॉट से हो सकता है, न्यूरल हो सकता है। ठीक है, आपके हार्मोनल हो सकता है। तो कारण कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो सिचुएशनल कारण ही क्यों ना हो, कि आपके साथ कुछ बैड इवेंट हुआ, कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसको आप फेस नहीं कर पाए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल क्या हुआ, झटका लगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, आप में एबनॉर्मलिटी आने लगी। तो कहीं ना कहीं कारण तो था एक, ऐसा तो नहीं था कि कोई कारण नहीं था, कारण है। अब कारण है तो मतलब कि उसका निवारण भी है। तो जहाँ जहाँ कारण होगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी बात के लिए, अगर कोई कारण है तो उसका निवारण भी है। कारण को आप जैसे ही आप हटाएंगे, कारण पे ट्रिगर करेंगे, तो फिर क्या होगा, कारण खत्म, आपकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको बहुत तेज पेट दर्द होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल डॉक्टर भी क्या करते हैं, वो आपको भेज देते हैं डायग्नोसिस सेंटर में, या फिर एक्सरे के लिए भेजते हैं, या कहीं दिमाग रूपी प्रॉब्लम है तो वो सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, वो जानने के लिए कि आखिर क्यों ये प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, तो डायग्नोसिस होती है। उसी तरह से डायग्नोसिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी होती है। डायग्नोसिस आपका हो गया, पता चल गया क्यों हो रहा है, तो जब आपको पता ही चल जाए कि कोई कारण, मतलब प्रॉब्लम क्यों है, किस रीजन की वजह से है, किस कारण से है, तो कारण खत्म, प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि 3, चूंकि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो एबनॉर्मल हम कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी होती हैं या एबनॉर्मल जो इशू आती हैं। ठीक है, वो क्या होता है, उसको अगर आप कहना चाहें तो सिंपल कह सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी क्या है, कि नॉर्मलिटी से अलग कुछ चीज़ है। हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल इज क्या है, एबनॉर्मल। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटी आने का कारण क्या होता है, तो इसको जनरली 4
हम डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको पहचानते हैं, ठीक है। 4D का कॉन्सेप्ट आता है। 4D में क्या होता है, तो डिसफंक्शन होता है कि एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होंगे, आप में क्या इफेक्ट होंगे। तो एबनॉर्मलिटी का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इफेक्ट में आपका 4D पहला हो गया, आपका क्या, डिसफंक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, डेविएंस होगा। थर्ड क्या होगा, डिस्ट्रेस। फोर्थ क्या होगा, डेंजर, ठीक है। ये 4D की बातें होती हैं, ये जनरली एबनॉर्मल, जब भी आप पढ़ते हैं एबनॉर्मलिटी के बारे में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इसकी बातें होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए था, ये आप जान गए। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या इफेक्ट आपको देखना होता है कि आप डायग्नोसिस कर सके कि मेंटल प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो जनरली तीन डोमेन में आपको मेंटल प्रॉब्लम को देखना होता है, जानना होता है, पहचानना होता है, ठीक है। वो तीन डोमेन कौन सा है, वो 3 डोमेन है। पहला कि आपके इमोशंस में अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए, इमोशंस में, ठीक है। इमोशंस में क्या क्या हो सकता है, तो इमोशंस में आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट की कमी हो जाएगी, आप सॉरी, आप कहीं भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे, लो मूड फील करेंगे आप, ठीक है। दूसरी चीज सॉरी, दूसरा होता है थॉट में, थॉट्स में एबनॉर्मलिटी आ जाए, ठीक। थॉट्स में एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकता है, तो थॉट्स में होता है कि आप एक निगेटिव थिंकिंग डेवलप करना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, निगेटिव थॉट्स बनने लगेंगे कि कहीं आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, अगर हुआ है तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है। थॉट्स में आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ थॉट्स। इसमें क्या होता है कि तरह तरह के नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। नकारात्मक विचार में जैसे कि परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, आप अगर इस सब्जेक्ट को न लेकर के ये सब्जेक्ट चुनेंगे आफ्टर 10th या आफ्टर 12th तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, पढ़ाई कर रहे हैं जॉब नहीं लगेगा तो क्या होगा। बहुत तरह के विचार आने लगते हैं। ये भी विचार आते हैं अगर आप थोड़े बड़े हैं, जनरली स्टूडेंट लाइफ में जो भी विचार आएंगे, ज़्यादातर विचार आएंगे आपके कैरियर को लेकर के। लेकिन जब आप थोड़े बड़े होते हैं, जब आप एडल्ट एज में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, किस तरह के विचार आते हैं, वहाँ पे विचार आते हैं कि कोई आपके बारे में षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। आपकी शादी हो गई है तो उसके बाद आप इस बात को लेकर के हमेशा विचार आपके दिमाग में आते रहता है कि घर पे सब ठीक तो है ना, बच्चे तो ठीक है ना, कुछ उनके साथ हो तो नहीं जाएगा। आप ऑफिस में हैं, घर पे आपकी वाइफ है, तो आपको चिंता रहता है कि वो अकेले हैं तो किस ढंग से होगी। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो आपको डर लगता है रास्ते कैसे पार करेंगे, कैसे रास्ते में जाएंगे। तो तरह तरह के निगेटिव विचार, इवन निगेटिव ऐसे भी आने लगते हैं विचार कि कभी कभी मान लीजिए कि इस तरह के भी थॉट आएंगे कि आपको लगेगा कि लाइफ अब ख़त्म हो गया है, लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो वो सब निगेटिव थॉट की वजह से होता है, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है, परसेप्चुअल होता है, ठीक है। थर्ड आपका हो गया कि परसेप्चुअल है, परसेप्शन से। परसेप्शन रिलेटेड में क्या होगा कि परसेप्शन रिलेटेड में बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट आपके साथ होने लगेगा, एबनॉर्मलिटी आएगी। जैसे हेलुसिनेटरी इफेक्ट होंगे, ऑडिटरी इफेक्ट होंगे, सेंसेस से रिलेटेड, जैसे आपको लगेगा कि आप सोए हुए हैं, कोई आया और दरवाज़ा खटखटा के चला गया, आप उठ के जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, कोई नहीं रहेगा। फिर आप सोने जाएंगे, फिर आपको लगेगा कोई दरवाज़ा खटखटाया तो नहीं। इतना ज़्यादा होगा कि कहीं ना कहीं उससे आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आने लगेंगे, ठीक है। आप इरिटेट होने लगेंगे, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका,
ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चिंता एंजाइटी होने लगेगा। ठीक है, हेलुसिनेटरी में क्या होता है, अगर वो आपके विजुअल है तो विजुअल में क्या होगा, आपको कुछ कुछ दिखने लगेगा, आपको लगेगा कि ये आदमी मेरे साथ हैं, जबकि हो सकता है वो आदमी आपके साथ ना हो, आपको इमेजेस दिखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डायरेक्ट कोई पर्सन आपको दिखता है, आपके साथ है वो, आप उससे बात भी करते हैं, जब आपके साथ है तो आप उससे बात भी करते हैं। तो विजुअल के साथ साथ ऑडिटरी वहाँ भी होता है, आप बातें कर रहे हैं उनके साथ, लोग देखते हैं, बोलते भी हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, वो ये बोलेगा कि मेरे साथ ये आदमी बैठा हुआ है। तो वो होता है। अगर आप साइंस के टर्म में जाते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म में जाते हैं, तो भूत का दिखना भी एक तरह से क्या होता है, परसेप्शन रिलेटेड ही डिसऑर्डर होता है जहाँ पे विजुअल क्या होता है, डिल्यूजन होता है, आपको भूत दिखता है, आपको कोई ऑर्डर दे रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, और फिर क्या करते हैं, आप जाके काम करते हैं। तो इस तरह के डिसऑर्डर जनरली जो सबसे कह सकते हैं कि सीवियर मेंटल प्रॉब्लम होता है, जिसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, उसमें इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सॉरी। तो परसेप्शन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, थॉट की बातें हुई, परसेप्शन की बातें हुई। अब देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके कैसे आपको अफेक्ट करते हैं। तो ये तीनों जो है, इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, आपके बिहेवियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहेवियर में ये तमाम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब बिहेवियर में देखने को मिल जाए, जिसकी वजह, इन तमाम की वजह से आपके बिहेवियर में क्या हो, डिफ्लेक्शन शुरू हो जाए, बिहेवियर में डेविएंस आने लगे, बिहेवियर आपका जो नॉर्मल है वैसा न रहे, या जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, या जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड बना रखा है किसी बिहेव को करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे एबनॉर्मल बिहेवियर आने लगेंगे। हाँ, सारे के सारे क्या होंगे, एबनॉर्मलिटी के क्या होंगे, सिंबल्स, सिम्टम्स होंगे। ठीक है, अब चलिए बिहेवियर की बातें करी। अब देखिए, जब भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो बिहेवियर में कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी आ गई, ठीक है, दूसरा ड्यूरेशन भी मैटर करता है, जैसे, और बहुत ज़्यादा आपको ध्यान ड्यूरेशन पे ही देना होता है। जैसे कि किसी कारण से आपका 2 दिन से मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट अगर हो गया, लेकिन 2 दिन से है, मन नहीं लग रहा है, तो भैया 2 दिन से अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसको आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी कारण से मन नहीं लग रहा हो, या 2 दिन से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है भाई, कर सकते हैं आप, कोई इवेंट आपके साथ हुआ है उसकी वजह से आप कर रहे हैं, 2 दिन के बाद हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है, और टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए आपको ये देखना होगा कि परसिस्टेंट वो बना हुआ है कि नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, इसको हटाइए, अगर कोई भी प्रॉब्लम 2 वीक से ज़्यादा समय से है आपके साथ, ठीक है, या आप में कुछ सिम्टम्स जो भी दिख रहे हैं, जो मैंने बताया कि सिम्टम्स कहाँ कहाँ दिख सकते हैं, इमोशंस में, आपके थॉट में, परसेप्शन में, और बिहेवियर में चेंजेज, ये तमाम चीज़ें आपको अगर लास्ट 2 वीक पहले से, ठीक है, कि 2 वीक जो लास्ट है उससे पहले से बना हुआ है, ठीक है, से अगर पहले से है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर, या उसको आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इशू कहना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर परसिस्टेंटली बना हुआ है, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे। दूसरा टर्म होता है, वो होता है परवेजिव, ठीक है, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है लेकिन खेलने में बहुत मन कर रहा है, खेलने का बहुत मन कर रहा है, आप खेलने भी जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो भैया वो इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जो काम टफ है वो करने में मन नहीं लग रहा है ना, पढ़ना टफ लगता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो भाई इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको दूसरे काम करने में मन लग रहा है। तो अगर
सारे फील्ड में, पढ़ने में भी, खेलने में भी, सोने की भी इच्छा नहीं हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, ना किसी से बात करने का मन हो रहा है। तो अगर इस तरह के सारे फील्ड में आपको जो तमाम सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहा है, तब आप क्या कहेंगे? उसको साइकोलॉजिकल इशू कहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ध्यान ये रखना है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब भी होती हैं, आप किसी से हेल्प नहीं लेते या किसी को बताते नहीं हैं। ये बहुत गलत एटीट्यूड है। ठीक है, क्योंकि अगर जो भी सिम्टम्स हैं वो अगर कुछ ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं तो वो क्या होता है? एक्यूट से सीवियर या क्रोनिक प्रॉब्लम, या कह सकते हैं कि उसकी सीवियरिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। वो प्रॉब्लम और ज़्यादा विकराल होते चला जाता है, और प्रॉब्लम जितना सीवियर होगा उसके ट्रीटमेंट में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी होगी। इसीलिए जब भी आपको लगे कि हाँ आपके साथ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो आप डॉक्टर से हेल्प लें। अवेयरनेस की कमी है, आप कहते नहीं हैं क्योंकि आपको डर लगता है, या फैमिली वाले भी छुपा लेते हैं, कहते नहीं हैं, या फैमिली वाले आपको क्या करते हैं, आप एज ए स्टूडेंट आपको नींद नहीं आ रही है और ये लंबे समय से ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि नींद नहीं आएंगी तो उसका असर आपके डे लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, आपके बिहेवियर पे पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती। बहुत ऐसे केसेज आते हैं जिसमें फैमिली ही सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली मानने को तैयार नहीं हो रही है कि हाँ आपके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और वो क्या बोलते हैं, उनको ये डर होता है फैमिली को कि अगर मैं बता दूं लोगों को तो लोग कहेंगे कि इनका लड़का या इनकी लड़की क्या हो गई है, पागल हो गई है। फिर इमेज को लेकर के, भाई ऐसा नहीं है, इमेज को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। ये मेरा अपील है, ठीक है, कि आप एज ए गार्जियन आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें इस फील्ड में। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग दिलाएं, साइकोथेरेपी दिलाएं, डॉक्टर से मिलिए, दिखलाइए उनको। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को कभी भी छुपाइए मत या इसको लाइटली मत लिया करिए। जब भी आपको लगे कि हाँ देखिए 1 सप्ताह, 10 दिन, 2 दिन से है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। वो डे टू डे लाइफ में अगर आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय से है तो कोशिश ये करें कि छुपाए नहीं। अवेयरनेस की कमी की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद सॉरी, लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत ऐसे केसेज आते हैं कि धीरे धीरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ता चला गया और इस लेवल तक पहुँच गया कि आप में सुसाइडल थॉट्स आने लगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं उसका अगर आप पीक पे जब पहुंच जाते हैं सिम्टम्स या एबनॉर्मलिटी पीक पे पहुंचती हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि इंटरेस्ट ख़त्म होती है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना होता है कि ये क्या करता है, आपके इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, इंटरेस्ट को अफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट्स डेवलप होता है, एबनॉर्मल थॉट्स, कि आपको लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और वैसे कंडीशन में क्या होता है, आपको अपना लाइफ जो होता है वो वर्थलेस लगने लगता है। ठीक है, और लाइफ अगर आपको वर्थलेस जब फील होने लगे तो फिर क्या होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइडल थॉट, और उसका क्या होगा रिजल्ट, सुसाइडल अटेम्प्ट आप लेना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसको आप अदरवाइज मत लीजिए। जैसे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम वैसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप देखिए हर इवन मेडिकल कॉलेजेज हैं या मेडिकल हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ पे देखिए कि साथ साथ जो भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी अब हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, साइकाइट्रिस्ट भी होते हैं। इट मीन्स कि इसका इलाज है। अगर ये सच में जादू टोना ही होता, भूत प्रेत होता, तो इसके लिए डॉक्टर नहीं होते, पढ़ाई नहीं होती, या फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो मैंने बताया है उसको ध्यान में रखिए। और अगले जब भी हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल इशू को लेकर के, काउंसलिंग गाइडेंस को लेकर के, तो अगली बार हम लोग बात करेंगे एक पार्टिकुलर किसी भी जो भी इशू है साइकोलॉजिकल, उसको टारगेट करेंगे, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको आप उससे बाहर निकलेंगे, कैसे उसको कोप करेंगे। ठीक है,
तो इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे आगे। कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए इस चीज़ को लेकर के। और स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप अगर देखें स्टूडेंट लाइफ में तो मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा है पढ़ाई का, और पढ़ाई से भी ज़्यादा प्रेशर इस बात का होता है कि जब आप एक स्टेज में पहुंचते हैं, ठीक है, आप 6, 7, 8, 9 तक आपको प्रेशर फील नहीं होता, आप पढ़ाई कर रहे हैं। प्रेशर फील स्टूडेंट लाइफ में तब होता है जब आप कैरियर रिलेटेड पढ़ाई करना शुरू करते हैं। कैरियर रिलेटेड पढ़ाई मतलब क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, आप 10th में होते हैं, 10th में जब जाते हैं तब सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी अब रूल आ गया है। आप जब 11th में जाते हैं वहाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, और जब आप आफ्टर 12th सब्जेक्ट सिलेक्शन का आता है बात। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप स्टूडेंट, आपका इंटरेस्ट मान लीजिए कॉमर्स में है, आपके फादर या आपके गार्जियन चाहते हैं कि नहीं आप साइंस पढ़ो, तो सबसे बड़ा जो स्ट्रेस होता है यही होता है। और आप चूंकि गार्जियन के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन लेते हैं। फिर आगे जा कर के आपको पता चलता है कि नहीं आपने वहाँ पे गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि आप वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। या फिर आपको लगता है कि इससे जो मेरा कैरियर बनेगा हम उसके अकॉर्डिंग नहीं फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में इस तरह की इशू आती हैं, साइकोलॉजिकल इशू बहुत आप देखते होइएगा, सुनते होइएगा न्यूज़पेपर में कि बहुत स्टूडेंट थे जो फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। पता चला कि स्टूडेंट बहुत ब्राइट था, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, वो बचपन से ही होनहार था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसको इस तरह के स्टेप लेने पड़े। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके पीछे कुछ इस तरह का कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा उसके माइंड में कैरियर को, सब्जेक्ट को लेकर के। तो इसको नज़रअंदाज ना करें। इसके लिए क्या करना है, आपको अगर लगता है कि हम उससे बात करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो बेझिझक आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, हमारे चैनल के थ्रू आप बात कर सकते हैं। आपको बेहतर काउंसलिंग दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, और उसके लिए जहाँ तक संभव है आपकी मदद की जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो कोशिश करिए कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो पढ़ते हैं या जिनके साथ इस तरह की साइकोलॉजिकल इशू होती हैं, उनको आप क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, ठीक है। ओके, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।